पीएम मोदी आज करेंगे स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बांटेंगे लोन। दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर की रखेंगे आधारशिला। दिल्ली रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत आज। नियम शर्तों के साथ 5000 लोगों के जुटने की इजाजत। प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। राहुल गांधी आज नासिक में करेंगे रोड शो। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में करेंगे पूजा। 3 दिन बाद मुंबई में खत्म होगी न्याय यात्रा। बिहार में आज हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। 1.5 दर्जन नेता ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं यहां पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले दिल्ली के रामलीला मैदान में आज अखिल भारतीय किसान मजदूर महापंचायत है। इसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से भी किसान पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि नोएडा और गाजियाबाद से सटी दिल्ली की सीमाओं पर दोनों राज्यों की पुलिस का सुबह से ही पहरा है। सुबह 6 बजे से किसान जुटने लगे हैं। आपको बता दें कि एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आज किसानों की यह महापंचायत है, जिसको लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी प्रशासन की ओर से जारी कर दी गई है। रामलीला मैदान में किसानों की यह महापंचायत है, जहां पर 5000 की संख्या में जुटने की इजाजत मिली है और ये महापंचायत होने जा रही है। आपको बता दें कि बॉर्डरों पर पहले से ही धारा 144 लागू है। ऐसे में आज बॉर्डर पर जाम के हालात पैदा हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ आज रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत आयोजित करने की अनुमति दे दी है। पुलिस ने जो शर्तें रखी हैं उसमें किसानों को 5000 से अधिक संख्या में रामलीला मैदान में नहीं जुटना है, ट्रैक्टर नहीं लाने हैं, रामलीला मैदान में कोई मार्च नहीं करने की भी शर्त रखी गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि महापंचायत के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी में भारी ट्रैफिक जाम भी हो सकता है। इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए भारतीय किसान यूनियन से राष्ट्रीय महासचिव अक्षांश पंडित जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है अक्षांश जी आपका भारत अपडेट पर। मुस्कान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, किसानों की आज महापंचायत होने जा रही है। सुबह से ही किसान जुट रहे हैं। लंबे समय बाद दिल्ली कूच की, क्योंकि जिक्र किया जा रहा है बार बार, लंबे समय बाद ये परमिशन मिली है महापंचायत करने की। किस तरीके की रणनीति आज महापंचायत में बनाई जाएगी? मुस्कान जी, हम लोग देश के संविधान को और देश के नियम कायदे कानूनों को मानने वाले लोग हैं। अगर 5000 की संख्या और जो नियम दिल्ली पुलिस के द्वारा इस महापंचायत के लिए लागू किए गए हैं उन सभी नियमों का पालन किया जाएगा। और दूसरी बात बता दूं, जो महत्वपूर्ण मांग, जिस मांग को लेकर के आंदोलन से लेकर आज तक जिस विषय को लेकर के हम लोगों ने उस आंदोलन की शुरुआत उन काले कानूनों के बाद, हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था वो एमएसपी की गारंटी, और उसके साथ अन्य बिंदु तो हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है और सरकार के कान में जो जू नहीं रेंग रही है, उस पूरे विषय पर हम लोग लगातार वार्ता करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और उसी विषय पर आज बात करने के लिए हम आज दिल्ली की सीमाओं पर फिर से पुनः एकत्र हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आज एक नई रणनीति तय की जाएगी। इस रणनीति को लेकर के आज हम सभी लोग पुनः दिल्ली हम लोगों ने एक पंचायत का आह्वान किया। जी,
अक्षांश जी, जिस तरीके से ये महापंचायत आज क्योंकि होने वाली है, इस महापंचायत में लगभग 5,000 की संख्या में किसान जुटने जा रहे हैं। रणनीति का मैं जिक्र बार बार इसलिए कर रही हूं क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। उससे पहले किसानों की रणनीति क्या हो सकती है? ये कहा जा रहा था कि किसान, अगर ये मांगे नहीं मानी गई चुनावों से पहले, तो हो सकता है कि किसान बहिष्कार करे चुनावों का या अपना कोई अन्य फैसला ले। तो किस तरीके की आगे की रणनीति इस महापंचायत में बननी तय है? देखिए, ये जो महापंचायत है, उस महापंचायत की जो 12 सूत्री मांगे हैं और उस महापंचायत, देखिए ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये देश के लिए एक पर्व है। उस पर्व में, पर्व क्यों मनाया जाता है? पर्व इसीलिए मनाया जाता है कि सभी लोग समृद्ध रहे, सभी लोग खुश रहे, सभी लोगों पूर्णतया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों के मन में एक हर्ष और उल्लास का कहीं ना कहीं सभी के शरीर में एक संचय हो। और जब जो देश की एक बड़ी आबादी कौम के लोग, जिनका जीवन आज भी चौथी श्रेणी पर खड़ी हुई है, और उसके जीवनचर्या को अगर सरकार के द्वारा सुव्यवस्थित नहीं किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो महापर्व है, इस पर्व में किसी हर्षोल्लास जैसा कोई विषय होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं मुस्कान जी, ये जो किसान महापंचायत का जो आगाज किया गया है, ये थोड़ी सी खास इसलिए हो जाती है कि चूंकि चुनाव के पहले का विषय है, तो कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई जाएगी और इसमें निवेदन किया जाएगा सरकार और सरकार के लोगों के द्वारा लोगों को कि भाई हमारी जो महत्वपूर्ण मांग, देखिए धीरे धीरे सरकार अपना जो ढुलमुल रवैया था उसको कमजोर करते हुए अब नम्रता की ओर बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, सरकार भी इस चीज को समझ रही है कि ये जो बिंदु है, ये सरकार किसान परिवारों के जीवन का उत्थान का बिंदु है, इसलिए इस बिंदु को और सरकार इस चीज को पूर्णतः समझ रही है। और सरकार, हम लोगों को भरोसा है कि बहुत जल्द, जो कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी जो सोच है कहीं ना कहीं वो हमेशा किसानों के लिए अच्छी, लेकिन ये जो मध्यस्थ लोग हैं उन तक मतलब मजबूत बात पहुंचने नहीं देते हैं। और जैसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास ये बात, मामला ये कहाँ है, क्या है और कैसा है, और आप समझिएगा हमको पूर्ण भरोसा है कि जल्द ही जल्द ये जो हम लोगों का एमएसपी का भी बिंदु है, इस पे सरकार पूर्ण तरीके से मान जाएगी। और चूंकि मोदी जी की भी योजना है किसानों को या देश के सभी वर्गों को अपना अपना अधिकार मिले, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भरोसा है कि जल्द से जल्द हम लोगों को जो हमारा एक अधिकार है एमएसपी, इससे हम लोगों लेकिन अक्षांश जी, आप जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं, तो फिर सरकार के नुमाइंदे जब बातचीत करने आ रहे हैं, तो बातचीत में फिर बात क्यों नहीं बन पा रही है? बार बार प्रदर्शन का सहारा, आंदोलन का सहारा, महापंचायत का सहारा, ये क्यों? बातचीत से फिर बात क्यों नहीं बन रही है? उसका कारण है, मैं बता रहा हूं आपको, कि ये जो महापंचायत कर रहे हैं या अपनी बात रख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, इसका तो अधिकार देखिए हमको संविधान देता है, बात नंबर 1। रही बात, जब तक बात हमारी नहीं सुनी जाएगी तब तक हम लगातार अपनी बात को सुनाने के इन कदमों को उठाएंगे। बात नंबर 3, सरकार बात क्यों नहीं बन पा रही? कई राउंड की वार्ता होती है लेकिन तो भी बात नहीं बन पाती है। उसका कारण ये है कि जब आप पूरा पावर लेके नहीं आएंगे, जैसे आप भारत अपडेट अगर आपको स्वच्छंदता नहीं देगा कि आप जिस विषय को लेकर के डिबेट कर रहे हैं, उस डिबेट पे आप किसी भी बिंदु को उठाने के लिए आप सक्षम हैं, अगर आपको हर बार मुझसे जो प्रश्न करने हैं या मुझसे किसी भी चीज का अर्थ लेना है, उसके लिए आप बार बार भारत अपडेट के सीईओ को फोन लगा लगा पूछे कि सर मैंने ये प्रश्न पूछ लिया, अब ये पूछूं कि ना पूछूं, फिर सर बताए कि नहीं ये वाला मत पूछना, वो वाला पूछना, तो कहीं ना कहीं ये डिबेट की जो चर्चा का सार है, हम लोग सार तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसी तरीके से पूरे पावर के साथ जिन लोग वार्ता करने लोग आते हैं, जो कमरों के हम लोगों से बात करने के बाद कमरे के पीछे वो जो मेज लगी है, उस मेज के पीछे जाके पता नहीं किससे फोन में बात करते हैं, और वहां से जब ऑर्डर हो जाता है कि भाई आज की जो साझा वार्ता थी, वो साझा वार्ता समाप्त होती है, हम लोग फिर अगले राउंड में बैठेंगे। ये लोग एक पेपर में कुछ क्वेश्चन बना के लाते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चनों पे इनको बात करनी है और इनके पास अपना कोई पर्सनल पावर नहीं है।
जिस दिन ये पूरा पावर लेकर के आएंगे, एक दिन में ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन इस कार्य इन सभी लोगों को है, कमरे के पीछे ऑफ द कैमरा जब ये लोग वार्ता करते हैं तब सभी लोग बताते हैं कि हम भी जानते हैं कि ये बिंदु जिस दिन ये इसी तरीके का बिंदु है जिस पर काले कानूनों की वापसी पे सभी लोग कहते थे कि नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को लेकर के आश्वस्त व्यक्तिगत तौर पे इसलिए हूँ कि देखिए, जितने राउंड की वार्ता थी, जब फेल हो गई थी कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबके सामने आकर के बड़े मन से सबके सामने कहा। और आप समझिए, जो लोग विभिन्न प्रकार की भ्रांति फैलाने का कार्य करते हैं, जो लोग लगातार कहते हैं ये है वो है, विभिन्न प्रकार से आरोपित और कलंकित करने का इस महान आंदोलन को जिन लोगों ने कार्य किया था, उन लोगों को समझ लेना चाहिए था कि एक आगाज में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की एक आह्वान पर 1 मिनट के अंदर इतना बड़ा आंदोलन, जो इतने राउंड की वार्ता के बाद भी लोग संतुष्ट नहीं कर पाए थे, एक विश्वास के साथ लोग लौटे थे। और कहा गया था कि जल्द ही पूरे विषयों पे आपके हम कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। जब कहीं ना कहीं किसानों की तो फिर से वही मांग है ना अक्षांश जी, जो वायदा किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा वो पूरा नहीं किया गया, कमेटी एमएसपी को लेकर नहीं बनाई गई, जो गारंटी आपको दी जानी थी वो नहीं दी गई है। अब ऐसे में सवाल सीधा सा है, ये रेल रोको आंदोलन, ये सड़कें जाम, ये कब तक चलता रहेगा? आम पब्लिक परेशान हो रही है। देखिए, हमारा उद्देश्य, ये जितने भी हमारे भाई हैं, जिन लोगों को मतलब सरकार या सभी लोग मिलकर के कहते हैं कि परेशान हो रहे हैं, वो सभी लोग बताते हैं और कहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा परेशान जरूर हो जाएंगे, लेकिन आप इस महान यज्ञ को करिए। थोड़ी सी परेशानी हमारे लिए एक उस महान यज्ञ में हवन की आहुति के बराबर है, और आप अपनी आवाज को महत्वता से उठाइए, क्योंकि ये आवाज आपकी नहीं है। ये जो आवाज है, ये उस देश के 75% कौम की है, जिन लोगों के परिवार को सुव्यवस्थित करने के लिए आपकी मांग है, और जो मांग है वो बिल्कुल ही जायज है और सही है। आप उस चीज को, इसलिए इस प्रश्न को बार बार कह रही हैं कि इस पूरे आंकड़े को आप बहुत करीब से समझेंगे कि एक्चुअली मामला क्या है, तो आपको उस बात को स्वयं समझ में आ जाएगा कि मामला है क्या। देखिए, जिस दिन एमएसपी की गारंटी, ये जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, एमएसपी की गारंटी, और उस एमएसपी की गारंटी को जिस दिन सरकार दे देगी, क्योंकि वो कोई जबरदस्ती की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। जैसे कि आपको अपनी नौकरी करना है, आप जिस जॉब पे हैं उस जॉब का आपको पैसा मिल रहा है, और अगर हमारे जॉब का जो हमारा काम है, अगर हमारे काम को सही कीमत नहीं मिलेगी, आप जो भी पेमेंट पा रहे हो, अगर उस पेमेंट को हम उठा करके हाफ और हाफ का हाफ कर दें, उसके बाद क्या हश्र होगा। उसी तरीके से हमको हमारे फसलों की कीमत का जो दाम है वो सही तरीके से नहीं मिलेगा, तो क्या हम अपनी आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? मेरा प्रश्न है आपसे। और आप भी, चूंकि हो सकता है ऑन द कैमरा इस बात को ना कह पाए, लेकिन जब आप ऑफ द कैमरा आएंगे तो आप भी यही बात कहेंगे कि आपकी जायज मांग है, और सरकार भी इस चीज को समझती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं, उनको सब कुछ पता है। और मैं बिल्कुल आपको भरोसे के साथ बताता हूँ कि थोड़ा सा घुमाया फिराया जाएगा, लेकिन आज नहीं कल, कल नहीं परसों सरकार के द्वारा इस मांग को पूर्णतः माना जाएगा, और ये तब तक ये आंदोलन चलते रहेंगे, क्योंकि इस आंदोलन की जो देश में आजादी हमको देता है वो हमारा संविधान देता है। गांधी जी ने भी समय समय में विभिन्न आंदोलन किए, या जो देश में भाई हम ही लोगों ने मिलकर के तो सरकार बनाई है। अगर हम लोग अपनी सरकार से अपनी बात नहीं कहेंगे, हो सकता है कि कई बार अक्षांश जी, देखिए, ऑफ द कैमरा ऑन द कैमरा मेरी या भारत अपडेट की अगर बात है तो हम यही कह रहे हैं कि आपकी मांगे बेशक जायज होंगी, लेकिन आम जनता जो परेशान हो रही है उसका फिर क्या? बातचीत से अगर बात बन पाती है, लंबे दौर की वार्ता बार बार हो रही है, बातचीत से अगर बात बन पाती है तो क्यों नहीं बन रही है? क्यों नहीं बनना चाह रहे हैं? क्या कारण है कि क्यों बात नहीं बन पाती है? आप कह रहे हैं कि वो नुमाइंदे हैं, वो बार बार आ रहे हैं और वो हाईकमान से बातचीत कर रहे हैं। अब जाहिर बात है कि वो खुद फैसला नहीं ले रहे हैं, तो उनके पीछे भी कोई कारण होगा। आपकी मांगे तो ऊपर तक पहुंच रही है ना, समय रखिए, संयम रखिए, क्या पता आने वाले समय तक ये तमाम बातें, आपकी मांगे पूर्ण हो जाएं। लेकिन इस तरीके से सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना, माना ये संविधान में है कि आप कर सकते हैं प्रदर्शन, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आम जनता को परेशान करना तो नहीं ना। ठीक है मुस्कान जी, आप जो कह रहे हो
मैं आपसे ही इस मंच के माध्यम से कि अगर हम लोगों की कभी कोई ऐसी मंशा थी किसी को परेशान करना, या अगर ऐसी मंशा थी 1 मिनट के अंदर जब कहा गया हम लोगों ने वापसी कर ली थी। और एक इन्होंने कहा कुछ समय दिया जाए, एक बढ़िया समय भी दिया गया था। यदि जब पूर्णतया किसी भी चीज को एक, आप बताइए कि समय सीमा कोई भी एक व्यक्ति आ जाए और इस देश का कोई भी एक व्यक्ति चल के चले और उस जगह चल के हमारी बात को बता दे कि भैया आप अभी रुक जाओ, आपको 2 साल बाद हम इस चीज की आजादी दिलवा देंगे, चलो उसी की बात हम मान ले। कोई एक व्यक्ति जिम्मेदाराना व्यक्ति, आप ये बताइए अगर हम लोगों की कभी ऐसी मंशा किसी को परेशान करने जैसी होती तो हम आंदोलन की वापसी क्यों करते? हम लोग लगातार रोड, क्या आप स्वयं मुस्कान जी बताएं, एक लाइन और बोलना चाहता हूँ, किसी को रोडों में बैठना, किसी को आकर के अपने जो निहित कार्य उनको कार्य को छोड़ करके बार बार दिल्ली आना या बार बार किसी इस टाइप की महापंचायत करना, किसी को सुख महसूस हो रहा है क्या इन कार्यों में? चलिए ठीक है अक्षजान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाना इलाके में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। लापरवाही से चलाई जा रही एक कार ने 15 लोगों को कुचल दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई है। इनमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं कार ड्राइवर को पकड़कर बुरी तरह से पिटाई भी करने के बाद उसे पुलिस को सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर शराब के नशे में धुत था। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जहां हादसे के समय बाजार में काफी भीड़ दिखाई दी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि तेज रफ्तार कार बाजार में घुस जाती है। इस दौरान दुकान में मौजूद लोग रेहड़ी और खरीदार कर रहे लोगों को रौंदती दिख रही है। हादसे के बाद लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। इस मौके पर इस दौरान बाजार में मौजूद लोगों ने हंगामा भी शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कम से कम रगड़ता हुआ गया दबा के 1 किलोमीटर गाड़ी 1 से 2 1.5 से 2 किलोमीटर की रेंज में चलाई है उनने। गाड़ी में देखा था आपने कौन-कौन? गाड़ी में 2 बंदे थे, 3 शीशे बंद थे और बंदा फुल गाड़ी भगा रहा है। गाड़ी में 4 बंदे थे और गाड़ी में लोग भाग रहे हैं, उसके पीछे लठ लेके कीले लेके बंदे को गाड़ी पे डंडे भी बजा रहे। बंदा गाड़ी रोक के राजी नहीं है, उसने रोकी ही नहीं, वो ऑन द स्पॉट दब्बा आके भगा रहा है। कौन मर रहा है कौन रगड़ा, लेडीज है, बच्चा है, ठिये वाले, बाजार वाले, किसी को नहीं देखा उसने। अंधाधुंध गाड़ी भाग रही है और कहीं से कहीं तक कोई ऐसा नहीं है कि बंदा रोक ले तो कोई मरा तो कोई नहीं। वो निकलता हुआ आया है। एक्सीडेंट करा है गाड़ी ने, और गाड़ी थी। सबसे पहले एक्सीडेंट रियान पे करा है, जिसमें सबसे पहले एक्सीडेंट जो हुआ था वो लेडीज का हुआ था, जिसके पैरों पर गाड़ी चढ़ी थी। उसके बाद में जब वो होपलेस हो गया, उसके बाद में उसने तेज रफ्तार से गाड़ी करीब 80-100 की स्पीड से गाड़ी को उल्टी सीधी भगा करके अपनी जान बचाने के से या पब्लिक को मारने की वजह से कैसे उसका वो है ये जानकारी नहीं है। ऐसा भी होता है कि कभी कभार अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी को तेज रफ्तार से हम निकाल दें जो कि हम बच जाएं। लगभग कितने लोगों को हिट करके गाड़ी करीब 200-250 लोगों को हिट करते हुए आई है। इसी बीच एक अहम जानकारी पश्चिम बंगाल से बता रहे हैं आपको, जहां पर संदेशखाली में ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। संदेशखाली में बड़े पैमाने पर ईडी की छापेमारी जारी है। शाहजहां शेख के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। संदेशखाली में 4 जगहों पर ईडी की ये रेड है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। संदेशखाली में 4 जगहों पर ईडी छापेमारी कर रही है। शेख शाहजहां के ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ईडी शेख शाहजहां के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन उस दौरान ईडी पर शेख शाहजहां ने अपने समर्थकों के साथ हमला बोल दिया था। हालांकि अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ईडी का एक्शन अब लगातार जारी है। आपको बता दें कि शाहजहां शेख के ठिकानों पर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। 4 जगहों पर आज ये ईडी की रेड जारी है। इस बीच एक और अहम जानकारी बता रहे हैं आपको। एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। कोविंद कमेटी आज राष्ट्रपति को सौंपेगी रिपोर्ट। एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश होगी
2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश होगी। संविधान में संशोधन भी कर सकती है ये सिफारिश। आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर सिफारिश की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट आज सौंपी जानी है राष्ट्रपति को। कोविंद कमेटी आज ये रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपेगी। आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं और उन्हीं ने ये सिफारिशें, ये कहा जा रहा है कि इसमें हो सकती है कि 2029 में एक साथ चुनाव करवाए जाएं। एक साथ 2029 में चुनाव करवाने के लिए संविधान में संशोधन की भी सिफारिश इस रिपोर्ट में हो सकती है। तो यह जानकारी आपको बता रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए कोविंद कमेटी आज राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेगी। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए और राष्ट्रीय लोकदल के बीच हुए गठबंधन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर स्थित एक बैंकेट हॉल में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जहां मुजफ्फरनगर और बिजनौर लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान दोनों ही पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि बैठक के दौरान बिजनौर लोकसभा सीट और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर चुनाव को लेकर योजना भी बनाई गई है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, मुजफ्फरनगर लोकसभा और बिजनौर लोकसभा की आपस में परिचय बैठक और आपस में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का मिलना और एक संदेश कि हम अब चुनाव दोनों लोकसभा का साथ मिलकर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिजनौर लोकसभा का चुनाव संभालेंगे और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता मुजफ्फरनगर लोकसभा का चुनाव संभालेंगे। सब मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे और मोदी जी का तीसरी बार देश को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर आज हम मैदान में। आज एनडीए की एक संयुक्त बैठक थी, क्योंकि अभी हाल में राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में शामिल हुआ है और हमारे दोनों प्रत्याशी जनपद मुजफ्फरनगर से आदरणीय संजीव बालियान जी, बिजनौर से चंदन चौहान जी, दोनों लोकसभा के कार्यकर्ता और नेता यहाँ मौजूद थे, समर्पित कार्यकर्ता। एक समन्वय बैठक थी, कोऑर्डिनेशन बैठक थी, परिचय बैठक थी, सभी ने आपस में परिचय किया है और एक तमाम सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह दिखाकर एक संकल्प लिया है कि हमें अपने दोनों प्रत्याशियों को भारी मतों से यहाँ से जिताकर भेजना है। अब खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है। बता दें कि मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बदमाश जहर खुरानी गिरोह का सदस्य है, जो लोगों को जहर देकर उनके साथ लूट की घटना को अंजाम देता था। उधर उत्तर प्रदेश के बागपत में एक रोडवेज बस ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। बता दें कि हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। पामनौली गांव के पास में एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक रोडवेज बस द्वारा 2 बाइकों को टक्कर मारी गई, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। सबों को पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस